हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग पाषाण काल का अध्ययन कर रहे हैं। पाषाण काल को अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय द्वारा 3 भागों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने पिछली वीडियो में पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। पूरा पाषाण काल को जलवायु परिवर्तन और औजारों के आकार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया था: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है और उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आइए आज हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे और नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो है 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC के मध्य मानी जाती है और इसको मीजोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल को अगर जनक की बात की जाए, मध्य पाषाण काल के जनक, इसके जनक हैं C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल महोदय ने विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में का दौरा किया और वहाँ पर सूक्ष्म औजारों की खोज किए थे। इसलिए जो है मध्य पाषाण काल को जो है माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। आइए हम इनके औजारों की बात करते हैं जिसके लिए मध्य पाषाण काल जाना जाता है। इनके औजारों में अगर हम पत्थरों की बात करें, कौन से पत्थर इसमें उपयोग किए गए थे, यहाँ पर कैल्सीडोना, स्फटिक और कार्नेलियम जैसे पत्थरों का उपयोग किया गया था। कैल्सीडोना, स्फटिक और कार्नेलियम जो जिस औजार से पत्थर बनाए गए थे उन पत्थरों के नाम है कैल्सीडोना, स्फटिक और कार्नेलियन। ये छोटे पत्थर होते थे और इनकी मजबूती इसमें अधिक होती थी और इसलिए इसको प्रयोग में लाते थे लोग। आइए इन औजारों की बात करें। जो औजार इसमें इनके आकार जो थे, इनके औजारों के आकार की बात करें, इन पत्थरों के द्वारा जो औजार बनाए गए थे वो त्रिभुजाकार होते थे, ये नोकीले होते थे और ये त्रिभुजाकार होते थे, समलंबाकार के होते थे और नवचंद्राकार होते थे। तीर कमान का विकास हुआ था। तो औजारों में जो है कैल्सीडोना, स्फटिक और कार्नेलियम थे। इन औजारों का आकार जो है त्रिभुजाकार, समलंब और नवचंद्राकार के आकार होता था और इसके साथ ही साथ तीर कमान की खोज की गई थी। और आकारों में अगर बात करें तो इनके जो साइज होती थी, इनके औजारों की साइज जो होती थी 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के मध्य जो है इन औजारों की साइज होती थी। तो इसलिए जो है इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। मतलब सूक्ष्म औजारों की यहाँ उपयोग किया गया था और सूक्ष्म पत्थरों द्वारा सूक्ष्म औजारों का औजार बनाए गए थे, इसलिए जो है इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। आइए हम कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विशेषता, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है पशुपालन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आग का प्रयोग हुआ था।
इसकी दो ये सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और आग की खोज की, आग का प्रयोग हुआ था। आग का प्रयोग शुरू हुआ था। देखिए, जब आग की खोज की बात की जाए तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल के दौरान किया गया है, लेकिन जब आग का प्रयोग जो है सही मानों में मध्य पाषाण काल के दौरान किया गया था और पशुपालन की शुरुआत की गई थी। अगर बात की जाए कि पहला पालतू पशु कौन था, तो पहला पालतू पशु जो है कुत्ता था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पालतू पशु कुत्ता था और आग का यहाँ प्रयोग हो रहा था। इन विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है। आइए हम कुछ इनके स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो स्थल खोजे गए हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्थलों में सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं उसके देख लेते हैं। पहले स्थलों में है सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और एक संत रविदास नगर में स्थल है लहुरा देव। तो ये प्रमुख 4 स्थल हैं जहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इस प्रमुख 4 स्थल हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और लहुरा देव। सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा ये तीनों स्थल जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे। ये तीनों प्रतापगढ़ में है और ये लहुरा देव जो है संत रविदास नगर में है। संत रविदास नगर में है। आइए हम इन स्थलों की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सराय नाहर राय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सराय नाहर राय में 4 नरकंकाल पाए गए थे। यहाँ पर एक ही कब्र में 4 नरकंकाल पाए गए हैं। और ये जो कब्र होती थी अंडाकार आकार की होती थी। जैसे ये मान लीजिए कोई कब्र है, ये अंडाकार होती थी और इस कब्र में 4 नरकंकाल पाए गए हैं। और इनके जो सिर हैं, ये जो कंकाल पाए गए हैं, जो इनके सिर मिले हैं, ये पश्चिम की तरफ इनके सिर हैं और पैर जो है पूर्व की तरफ है। ये पश्चिम की तरफ और ये पूर्व है। तो पैर जो है पूर्व की तरफ थे और सिर जो है पश्चिम की तरफ था। तो सराय नाहर राय की क्या विशेषता थी? यहाँ पर जो है 4 नरकंकाल पाए गए हैं और चारों नरकंकालों का सिर जो है पश्चिम की तरफ है। एक कब्र में 4 नरकंकाल पाए गए हैं। 4 नरकंकाल पाए गए हैं। एक कब्र में 4 नरकंकाल की बात की जाए तो सराय नाहर राय में पाए गए हैं। आइए महदहा की कुछ विशेषताएं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। महदहा भी प्रतापगढ़ में पड़ेगा। महदहा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है हड्डी के आभूषण और उपकरण मिले हुए हैं। यहाँ पर हड्डी के आभूषण और उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा की एक विशेषता और है कि यहाँ पर जो है युगल समाधान पाया गया है। एक कब्र में युगल समाधान है। यहाँ पर युगल समाधान पाए गए हैं। तो महदहा की 2 विशेषताएं हैं। यहाँ पर हड्डी के आभूषण और उपकरण पाए गए हैं। हड्डियों के द्वारा जो आभूषण और उपकरण बनाए जाते थे यहाँ पे, खास तौर से यहाँ पर हिरन के सींग के छल्ले पाए गए हैं। इसकी एक विशेषता है यहाँ पर
नोट डाउन कर लीजिएगा। हिरण के श्रृंग के छल्ले माधा में पाए गए हैं। आइए हम दमदमा की बात करते हैं। दमदमा भी प्रतापगढ़ में पड़ेगा और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर एक कब्र में 3 नरकंकाल पाए गए हैं। एक कब्र में 3 नरकंकाल पाए गए हैं। सराय नाहरराय में 4 नरकंकाल पाए गए एक कब्र में, और महदहा में युगल समाधान है, और दमदमा में 3 नरकंकाल पाए गए हैं। और ये नरकंकाल पाए जाते थे, जो उनके आवास होते थे, उन आवासों के अंदर ही जो है इनको जो है दफनाया जाता था। और इनके जो शव हैं, सिर इनका पश्चिम की तरफ होता था और पैर जो है पूर्व की तरफ होता था। महदहा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर हड्डी के आभूषण और उपकरण पाए गए हैं। जो हड्डी के आभूषण पाए गए हैं, कुछ जो हिरण के श्रृंग, जो हिरण का सींग होता है, उसके छल्ले पाए गए हैं। आइए हम लाहुरा देव की बात करते हैं। लाहुरा देव जो है संत रविदास नगर में स्थित है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है सॉरी लाहुरा देव मध्य पाषाण काल का स्थल नहीं है। लाहुरा देव नव पाषाण काल का स्थल है, गलती से हो गया था। इन स्थलों में एक स्थल और है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में 3 स्थल पाए गए उत्तर प्रदेश में। लिखैया है, मोरहाना है, लिखैया है, मोहराना है, और लिखैया, मोहराना और बगलीखोर। देखिए, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में 3 स्थल पाए गए हैं। इन स्थलों को नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में, इनकी विशेषताओं के बारे में नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है तो ये लिखैया है। यहाँ पर 17 नरकंकाल पाए गए हैं। 17 नरकंकाल पाए गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जो स्थल थे उसके बारे में अध्ययन किया हमने। आइए हम और कुछ स्थल हैं जो अध्ययन करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 2 स्थल पाए गए हैं, बागोर है और सांभर। बागोर और सांभर जो 2 स्थल हैं, ये दोनों राजस्थान में हैं। ये राजस्थान में हैं दोनों। बागोर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पशुपालन की शुरुआत हुई थी, तो बागोर में जो है पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। और सांभर की बात की जाए तो ये राजस्थान में पड़ेगा। सांभर में जो प्राचीन वनस्पतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन वनस्पतियों के साक्ष्य पाए गए हैं। तो आइए हम इसका रिवीजन करते हैं। फिर एक स्थल और है, एक स्थल है मध्य प्रदेश का है, आदमगढ़। आदमगढ़ एमपी में पड़ेगा। इसकी भी विशेषता बागोर की तरह ही है, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ भी पाए गए हैं। पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं।
बागोर में भी पशुपालन है और आदमगढ़ में भी पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है पशुपालन और आग का प्रयोग। तो आइए हम इसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की शुरुआत जो है 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC के मध्य पाई जाती है। इसके जनक हैं C.L. कार्लाइल। और इनके जो औजार होते थे, औजारों में जो पत्थर उपयोग किए जाते थे, कैल्सीडोना, स्फटिक और कार्नेलियन जैसे पत्थरों से इन औजारों का निर्माण किया जाता था। इन सूक्ष्म औजारों का निर्माण किया जाता था। इन औजारों के आकार की बात की जाए त्रिभुजाकार होते थे, समलंब आकार के थे, नौचंद्राकार के थे। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर तीर कमान की विकास हुआ था। इन औजारों का जो साइज था, आकार था, 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर के मध्य था। इसलिए जो है इनको जो है माइक्रोथिक एज के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और पशुपालन में पहला पालतू जानवर जो पशु था, एक कुत्ता था इनका। और आग के प्रयोग भी यहाँ पर हुआ था। तो विशेषताओं में पशुपालन की शुरुआत और आग का प्रयोग था। इन स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 4 स्थल जो प्रमुख हैं, सराय नाहर राय, मैदाहा, दमदमा और विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ पाए गए थे। सराय नाहर राय में 4 नरकंकाल पाए गए हैं। हमेशा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 4 नरकंकाल की बात की जाए तो सराय नाहर राय, और युगल समाधान की बात की जाए तो मैदाहा। और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए कि हड्डी के आभूषण और उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं तो मैदाहा में ही प्राप्त हुए हैं। मैदाहा की 2 विशेषताएं हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं। जो हड्डी के आभूषण और उपकरण बनाए जाते थे, हिरन के श्रृंग के बनाए जाते थे, हिरन के श्रृंग के छल्ले बनाए जाते थे, उसी से आभूषण बनता था। और दमदमा की बात की जाए तो एक कब्र में 3 नरकंकाल पाए गए हैं। दमदमा की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक कब्र में 3 नरकंकाल पाए गए हैं। अगर 4 की बात करता है तो सराय नाहर राय, 2 की बात करता है या युगल की बात करता है तो मैदाहा, और दमदमा में 3 नरकंकाल पाए गए हैं। विभिन्न पर्वतीय क्षेत्र में जो है 3 कुछ स्थल हैं, लेखैया है, मोरहाना है, बगलीखोर हैं। इन स्थलों का नाम जानते रहिएगा। बाकी तो लेखैया की विशेषता प्रमुख है, जिस यहाँ पर 17 नरकंकाल पाए गए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं बागोर और आदमगढ़। बागोर और आदमगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है पशुपालन। पशुपालन बागोर में पाए गए हैं और आदमगढ़ में पाए गए हैं। सांभर में प्राचीन वनस्पतियों के साक्ष्य पाए गए हैं। आइए अब हम नव पाषाण काल की अध्ययन करेंगे। आइए अब हम नव पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। नव पाषाण काल की शुरुआत, नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। नव पाषाण काल, इसे नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। नव पाषाण काल की शुरुआत 8,000 BC से 6,000 BC के मध्य मानी जाती है। इसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। नव पाषाण काल के जनक की बात की जाए तो इसके जनक है सर जॉन लुबाक। और नव पाषाण काल को महान परिवर्तन का काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका महान परिवर्तन का काल का नामकरण जो है गार्डन चाइल्ड महोदय ने रखा था, इसलिए जो है नव पाषाणिक क्रांति का जनक माना जाता है। इनके जनक की बात करें तो इनके शब्द के जनक, नव पाषाण काल शब्द के जनक, इसको ध्यान दीजिएगा, शब्द के जनक की बात। शब्द के जनक जो हैं सर जॉन लुबाक हैं। और नव पाषाण काल के, नव पाषाणी क्रांति के जनक की बात की जाए, नव पाषाणी क्रांति के जनक गार्डन चाइल्ड है, गार्डन चाइल्ड है। नव यहाँ पर जो है महान परिवर्तन का काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर औजारों का आकार और
तो मध्य पाषाण काल के ही तरह था, लेकिन यहाँ पर औजारों में जो है उसको जो है पालिशदार बनाया जाता था। यहाँ पर चकमक उद्योग का विकास हो रहा था, कृषि का विकास हो रहा था, पहिए का विकास किया गया, इसलिए जो है यहाँ पर जो है मान परिवर्तन का काल कहा जाता है। आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। औजार उसके वही हैं जो मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। कैल्सीडोना, स्फटिक और कार्नेलियम जैसे पत्थरों से निर्माण किए जाते थे, लेकिन इन पत्थरों को जो है पॉलिश कर करके इनके काफ़ी चमकीला बना दिया जाता था और यहाँ पर जो है चकमक उद्योग का भी विकास किया गया था। तो आइए हमें विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। औजारों का अध्ययन यहाँ नहीं करेंगे, औजारों की विशेषताएं वही मध्य पाषाण काल की ही हैं। तो आइए हम विशेषताओं की बात करते हैं सीधे कि क्या विशेषता है। विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। कृषि के विकास के साथ साथ जो है मृदुभांड जो है, इसमें मृदुभांड का विकास किया गया। मृदुभांड तो मध्य पाषाण काल के ही दौरान किया गया था। आइए हम देखते हैं। कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास हुआ था यहाँ पे। मृदुभांड का विकास हुआ और पालिशदार चकमक उद्योग, पालिशदार औजार और चकमक उद्योग का विकास किया गया। इसके साथ साथ इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर हड्डियों को जो है जैसे कि हड्डियों के जो उपकरण पाए गए थे उसमें काफ़ी हड्डियों के उपकरण को इसके साथ साथ जो है पहिए का विकास हुआ था। पहिए का विकास हुआ था। और साथ ही साथ जो है कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास होने के साथ साथ जो है उनके जीवन में स्थायित्व आया, एक अस्थायी निवास। अस्थायी निवास स्थान अपना बनाइए। अस्थायी निवास का विकास किए। अस्थायी निवास के बाद जो है कई प्रकार के परिवर्तन आए, जैसे कि गांव का विकास हुआ, परिवार के महत्व को समझने लगे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं प्रमुख। और इन प्रमुख विशेषताओं में जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, देखिए जब पूछा जाए कि कृषि का विकास कब हुआ था, तो कृषि का विकास नवपाषाण काल के दौरान हुआ था। और पशुपालन की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल मारेंगे। यहाँ पर मृदुभांड का विकास हुआ था। मृदुभांडों में यहाँ पर जो है मृदुभांड जो है ये जो चाक के द्वारा निर्मित मृदुभांड भी पाए गए हैं और हाथ के द्वारा भी निर्मित मृदुभांड पाए गए हैं। तो मृदुभांड में जो अनाज होते थे उनको रखने के लिए बनाया जाता था। तो यहाँ पर मृदुभांड का बहुत अधिक विकास हुआ था। और मृदुभांड जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में चौपानी मांडू में इसके साक्ष्य पाए गए हैं, चौपानी मांडू में। और कृषि की बात की जाए तो कृषि का जो है लहुरा देव में इसका भी साक्ष्य पाए गए हैं। तो इनके ये कुछ विशेषताएं थीं। आइए हम उनकी विशेषताओं के बाद कुछ स्थलों की बात करते हैं जहाँ पर ये स्थल पाए गए हैं, कौन से स्थल पे क्या विशेषताएं हैं। स्थलों की बात करें तो
देखिए स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल जो पाए गए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी में कौन कौन से पाए गए हैं इसकी बात करेंगे। इन स्थलों में कुलडीहवा है, चौपानी मांडू है, महगरा है और लहुरा देव हैं। देखिए कुलडीहवा, चौपानी मांडू और महगरा और एक है लहुरा देव। ये चार स्थल जो प्रमुख स्थल हैं, जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कुलडीहवा, चौपानी मांडू, महगरा, ये तीनों प्रयागराज में हैं। ये प्रयागराज में है तीनों। और ये लहुरा देव जो है संत रविदास नगर में है। संत रविदास नगर में है। ये चारों स्थल जो है नवपाषाण कालीन स्थल हैं। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो कुलडीहवा में है धान के प्रमाण पाए गए हैं। और चौपानी मांडू में मृदुभांड पाए गए हैं, जो मृदुभांड यहाँ पर था। और महगरा में विशेषता यह है कि यहाँ पर गौशाला पाई गई है। कुलडीहवा में धान के प्रमाण पाए गए हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं। और चौपानी मांडू में प्राचीनतम मृदुभांड के साक्ष्य पाए गए हैं। ये भी यहाँ पर प्राचीनतम धान के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ऐसे लिखिए जो परीक्षाओं में जिससे पूछा जाता है, परीक्षा के लैंग्वेज से, प्राचीनतम धान के साक्ष्य पाए गए हैं। और चौपानी मांडू में प्राचीनतम मृदुभांड पाए गए हैं। प्राचीनतम मृदुभांड के साक्ष्य इलाहाबाद के स्थल हैं ये। और महगरा भी इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। महगरा की विशेषता ये है कि यहाँ पर प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पर प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य पाए गए हैं। लहुरा देव जो संत रविदास नगर में स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, कृषि का विकास। यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण पाए गए हैं। प्राचीनतम कृषि के प्रमाण पाए गए हैं। तो कुलडीहवा, चौपानी मांडू, महगरा और लहुरा देव, ये चार स्थल जो उत्तर प्रदेश के हैं। आइए कुछ और स्थल हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जम्मू कश्मीर में दो स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफा करार। जम्मू कश्मीर के दो स्थल हैं, बुर्जहोम से बहुत प्रश्न बनाए जाते हैं, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। बुर्जहोम, गुफा करार। बुर्जहोम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है कुत्ते के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये जम्मू कश्मीर में है दोनों स्थल। और इसकी एक विशेषता और ये है कि यहाँ पर गर्तवास बनाकर रहते थे। गर्तवास बनाकर रहते थे। झीलों के किनारे ये लोग गड्ढे बना करके ऊपर से उसको ढक करके नीचे वही रहते थे, उसे गर्तवास का नाम दिया गया है। इसे गर्तवास बनाकर रहते थे। गुफा कराल में भी गर्तवास बनाकर रहते थे। और यहाँ पर सब इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर हड्डियों के प्रमाण मिले हुए हैं, काफ़ी हड्डियाँ यहाँ पर मिली हुई हैं।
नरकंकाल पाए गए हैं, नरकंकाल मिले हैं, और गर्तवास है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में 2 स्थल में बुर्ज-ए-हुम, गुफा कराल। बुर्ज-ए-हुम की सबसे बड़ी विशेषता जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है, तो हमारा आंसर होगा बुर्ज-ए-हुम। और एक स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और ये पाकिस्तान का बड़ा राज्य बलूचिस्तान, तो वहाँ पर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर अस्थाई निवास के प्रमाण पाएंगे। अस्थायित्व का जो है, अस्थाई निवास के प्रमाण पाए गए हैं यहाँ पर अस्थाई निवास के प्रमाण पाए गए हैं। अस्थाई निवास के प्रमाण पाए गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य पाए गए हैं। पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक या सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ की एक विशेषता और है, यहाँ पर जो है गेहूँ, जौ, कपास और अंगूर की खेती की जाती थी। गेहूँ, जौ, कपास और अंगूर के साक्ष्य मिले हैं। तो आइए हम नवपाषाण काल का रिवीजन करते हैं।